आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ साइटेक में। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक विचारक प्लेटो को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, सेट एग्जाम के लिए, सीयूटी, डीयू, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटो के विचार क्या है, प्लेटो क्या कहते हैं और प्लेटो की क्यों इंपॉर्टेंट है इतने ज़्यादा। तो चलिए प्लेटो के थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के साथ चलते हैं कि जो प्लेटो जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर है जो कि 428 बीसी में एथेंस एथेंस के अंदर में जन्म लेते हैं, जो कि एक सिटी स्टेट है ग्रीस का। प्लेटो जो थे वो एक स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। इनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, साथ ही साथ फादर ऑफ नॉर्मेटिक पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न फासिज्म भी कहा जाता है। प्लेटो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोक्रेटिस, पाइथागोरस, हेराक्लिटस एंड परमेंडिस जैसे कई सारे विचारकों से। माना जाता है कि जो प्लेटो थे वो प्रोडक्ट थे ऑफ हिस टाइम, मतलब उनका जो समय था, उनके समय में जो एथेंस में सिचुएशन थी, दैट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल ऑन द थॉट्स ऑफ प्लेटो। एंड जिस समय में प्लेटो अपने विचार लिख रहे थे वो समय था क्राइसिस पीरियड ऑफ एथेंस का, जब एथेंस के अंदर में क्राइसिस चल रही थी, क्योंकि एथेंस जो है वो एक दूसरे देश, एक दूसरे सिटी स्टेट जो कि स्पार्टा था, उससे पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर में हार चुका था। साथ ही साथ एथेंस के अंदर में एक इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी कहीं ना कहीं, जिससे कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज चेंजिंग इनटू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेरी रैपिडली। बहुत जल्दी जल्दी जो है गवर्नमेंट चेंज हो रही थी एथेंस के अंदर में। तो ये कई सारे कारण थे जो एथेंस के अंदर में अपहीवल्स क्रिएट किया हुआ था। प्लेटो बेसिकली जानना चाहते थे कि एथेंस स्पार्टा से क्यों हारा, क्या ऐसी कमी रह गई जिनकी वजह से जो है एथेंस इस वॉर के अंदर में हार गया। प्लेटो चाहते थे एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना, एक परफेक्ट स्टेट बनाना। तो उन्होंने देखा कि एथेंस के अंदर में कई सारी कमियां हैं। उन्होंने कहा कि एथेंस कोई एक सिंगल सिटी नहीं है, बल्कि ट्विन सिटी है। आज एक सिटी है सिटी ऑफ रिच एंड दूसरी सिटी है सिटी ऑफ पुअर। एंड उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है एथेंस में वो रूलिंग क्लास के अंदर में है, जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट है और जो कि पैसे और पावर के लिए भाग रही है। प्लेटो ने इसे इग्नोरेंस ऑफ रूलिंग क्लास कहा। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक एथेंस के अंदर फिलोसफर्स, रूलर्स नहीं होंगे, या फिर जब तक रूलर्स फिलोसफी नहीं सीखेंगे, तब तक वहाँ की परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देयर इज नो एंड ऑफ प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये कहा था प्लेटो ने। अभी देखते हैं प्लेटो के कुछ वर्क जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लेटो के बेसिकली 4 ऐसे वर्क है जो मेनली उन्होंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो है द रिपब्लिक जो उन्होंने 375 बीसी में लिखा था। उनका सेकंड वर्क है द स्टेट्समैन जो उन्होंने 367 से लेकर 361 बीसी के बीच में लिखा था। उनकी थर्ड बुक है द लॉज। एंड आप इनकी फोर्थ जो बुक है वो है एपोलॉजी। ये 4 बुक प्लेटो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी कई सारी बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हैं सोक्रेटिक डायलॉग्स, जैसे एपोलॉजी, क्रीटो, एंटीप्रो, लेचिस, लाइसिस, कैरमाइडस, प्रोटोगोरस। इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं जैसे सिम्फोजियम, फिलेबस, टीमियस, मीनो, गोर्जियस, एंटीडीमस, लेसर हिपियास, ग्रेटर हिपियास एंड फीडो। साथियों, यदि आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हो यूजीसी नेट के, सेट एग्जाम्स के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के, तो आप इन सभी बुक्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी पीवाईक्यू के अंदर में देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप इनको एक बार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्लेटो थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस जो कि प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो के टीचर थे, और वो उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि ये कहा जाता था कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। मतलब जो कुछ भी आज हम प्लेटो के बारे में जानते हैं, प्लेटो ने जो कुछ भी कहा वो सब सोक्रेटिस का ही बात है। इसलिए ये स्टेटमेंट कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाती है। प्लेटो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोक्रेटिस से कि उन्होंने जो है सोक्रेटिस को एज अ वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ कहा है। उन्होंने कहा है कि धरती पे सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई है तो वो है सोक्रेटिस। प्लेटो का जो डिसलाइकिंग थी डेमोक्रेसी को लेकर के, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ दी सोक्रेटिस ही थी, क्योंकि सोक्रेटिस वो शख्स थे जिनको कि एथेंस के लोगों ने जहर का प्याला दे दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो जो यूथ को भड़का रहे हैं टू क्वेश्चन देयर ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़। उन राजाओं के प्रति, उस अथॉरिटी के प्रति वो यूथ को भड़का रहे हैं, ये उनके इल्ज़ाम था।
सोक्रेटिस चूंकि ग्रीक गॉड्स को नहीं मानते थे, उनका मानना था कि हम हर चीज को रीजन और लॉजिक से समझ सकते हैं। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से लोगों ने सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीने के लिए कहा। बेसिकली गिल्टी पाया सोक्रेटिस को इस चीज के लिए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप सबके सामने माफी मांगिए, या फिर आपको जो है जहर का प्याला पीना पड़ेगा। सोक्रेटिस ने उस समय जहर का प्याला पीना मंजूर किया बजाय माफी मांगने के। और इसी चीज से जो है काफी ज्यादा नाराज रहे प्लेटो। प्लेटो का मानना था कि जो डेमोक्रेसी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैसी होती है, दैट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ इग्नोरेंस है, वो एक मोब रूल होता है जो कि गधों द्वारा, बेवकूफ़ों द्वारा रूल किया जा रहा होता है, जहाँ पे जो रूलर होता है उसे यही नहीं पता होता है कि उसके लिए सच क्या है, उसका ट्रू नॉलेज क्या है, और जो गवर्नेंस का जो एसेंस होता है वो उसको कभी भी समझ नहीं पाता है। और इसी कारण से लोगों की लाइफ में परेशानी बनी रहती है और लोग जो है परेशान रहते हैं। इसलिए उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है, जहां पे उन्होंने मोनार्की को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है। उन्होंने कहा है मोनार्की दैट इज रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलते हैं और बात करते हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज के बारे में। साथियों, आइडियाज प्लेटो के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो आइडियाज पे किया है। और इसी थ्योरी ऑफ आइडियाज से रिलेटेड है उनकी थ्योरी ऑफ एलोगरी ऑफ केव्स। जो एलोगरी ऑफ केव्स की जो उनकी थ्योरी है वो भी थ्योरी ऑफ आइडियाज से ही रिलेटेड है। उन्होंने आइडिया पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस किया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है आइडिया को, कि उनको फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है, और वो पहले आइडियलिस्ट भी माने जाते हैं दुनिया के। साथियों, उन्होंने कहा है कि दुनिया में जो कुछ भी हमें दिख रहा है दैट इज जस्ट अ शैडो ऑफ आइडियाज। उन्होंने कहा है कि जो हमें दिख रहा है वो नॉन परमानेंट नॉलेज है, और जो हमें नहीं दिख रहा है जो कि एक आइडिया है वो एक परमानेंट और अल्टीमेट नॉलेज है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें जो फोकस है वो ट्रू नॉलेज और अल्टीमेट नॉलेज पे करना चाहिए, ना कि एक चेंजिंग नॉलेज पे, क्योंकि जो दुनिया है वो चेंज हो रही है, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, और हम कभी भी चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में नॉलेज, ट्रू नॉलेज नहीं गेन कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें जो अपना पूरा फोकस है वो ट्रू नॉलेज पे करना चाहिए या फिर परमानेंट नॉलेज पे करना चाहिए। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया था वो सोक्रेटिस के थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर में बेसिस था। तो ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्लेटो के क्या विचार थे जस्टिस को लेकर के, न्याय को लेकर के। प्लेटो ने जो अपने न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय के जो ऊपर जो थॉट है, वो अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर में दिया है। उनकी किताब द रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वही है कंसर्निंग जस्टिस। उनकी जो किताब है द रिपब्लिक वो मेनली डील करती है जस्टिस के बारे में। और जो उन्होंने अपना आइडियल स्टेट, जिसको वो कैलिपोलिस बोलते हैं, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो दी है थ्योरी ऑफ जस्टिस को। न्याय के सिद्धांत को उन्होंने अपने आइडियल स्टेट में सबसे ऊपर माना है। साथियों, हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस के आइडिया को समझने से पहले जानते हैं कि ट्रेडिशनल वे में जस्टिस को कैसे समझा जाता था, और अदर्स जो उस समय के थिंकर्स थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने जस्टिस को कैसे समझा और उनका प्लेटो ने कैसे क्रिटिक किया। तो इसमें सबसे पहले जो थिंकर आते हैं वो हैं सेफलस। सेफलस ने कहा कि अपनी ड्यूटी करना और पेइंग वन ड्यूज इज जस्टिस। प्लेटो ने इनके पहले सिद्धांत को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन दूसरे प्रिंसिपल को इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्हीं के बेटे पॉलीमार्कस आते हैं और वो इनके आइडियाज को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, और वो कहते हैं कि डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आवर एनिमी इज जस्टिस। लेकिन प्लेटो ने इनका भी क्रिटिसिज्म किया और कहा कि इट इज नॉट इजी टू फाइंड हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज योर एनिमी। फिर थ्रेसिमार्कस आते हैं जो कि एक सोफिस्ट होते हैं, और वो कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। इसका भी जो है प्लेटो क्रिटिसिज्म करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का जब काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। फिर ग्लाइकोन आते हैं और अपना आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसको कि हम प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, या फिर जिसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। क्योंकि जो वीक होते हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक साथ मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार्गेन है बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और यही उनका आइडिया ऑफ जस्टिस था। प्लेटो इस आइडिया ऑफ जस्टिस को भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जस्टिस जो न्याय है वो बार्गेन नहीं हो सकता। इन सभी का क्रिटिसिज्म करने के बाद में प्लेटो अपने व्यूज देते हैं जस्टिस के ऊपर में।
प्लेटो कहते हैं कि वन मैन, वन वर्क, वन क्लास एंड वन ड्यूटी इज अ जस्टिस। वो बेसिकली दो स्तर पे जस्टिस का सिद्धांत देते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। उनका मानना था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। उन्होंने कहा कि राज्य बिल्कुल वैसा है जैसा कि एक इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों से ही बना होता है, इसलिए जैसा एक व्यक्ति होता है वैसा ही एक राज्य भी होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसा हम न्याय का सिद्धांत इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके का जो जस्टिस का जो नियम है उसको हम स्टेट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल लेवल पे कि a just soul is one where the three elements of soul, reason, spirit and desire are in hierarchy and where reasons control spirit and desire। उनका कहने का अर्थ ये था कि ये जो तीन सोल होती हैं, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर, ये हिरार्की में होनी चाहिए, जहां पे रीजन सबसे ऊपर, फिर स्पिरिट और फिर डिजायर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब रीजन, स्पिरिट और डिजायर्स को कंट्रोल करता है किसी मनुष्य के अंदर में, तो वो मनुष्य न्यायपूर्ण माना जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति का जो रीजनिंग है, यदि वो व्यक्ति अपनी रीजन को सबसे ऊपर रखता है और अपनी एपेटाइट, अपनी डिजायर को नीचे रखता है, तो वह व्यक्ति न्यायपूर्ण है। इसी तरीके का जस्टिस का आइडिया उन्होंने लेवल ऑफ स्टेट पे दिया, स्टेट के लेवल पे दिया। उन्होंने स्टेट को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें से पहली क्लास थी रूलर क्लास, जिसमें कि फिलोसोफर किंग रूलर होता है। सेकंड क्लास थी सोल्जर क्लास, जिसको कि वो ऑक्सिलरी क्लास कहते हैं। और तीसरी क्लास जो होती है वो है वर्कर क्लास, जिसको कि वो प्रोड्यूसर क्लास कहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये तीनों क्लास हिरार्की में हो, जहां पे रूलर्स कंट्रोल करे सोल्जर्स एंड वर्कर्स को, और व्यक्ति बेसिकली अपना अपना कार्य करे और इंटरफेयर ना करे एक दूसरे के काम में, दैट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि वेयर द रीजन कंट्रोल करेज एंड एपिटाइट एंड नो वन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स टास्क इज आइडिया ऑफ जस्टिस एट द लेवल ऑफ स्टेट। तो यही उनका जस्टिस का, उनके न्याय का सिद्धांत था एट द लेवल ऑफ स्टेट, कि ये जो तीनों वर्ग हैं वो अपना अपना ड्यूटी करे, अपना अपना काम करे, यही उनका न्याय का सिद्धांत था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लेटो का आइडियल स्टेट का क्या विचार है। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो उसको कैलिपोलिस कहते हैं। कैलिपोलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्यूटी, और पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। हेंस कैलिपोलिस का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल स्टेट और एन आइडियल स्टेट। जो पर्पस होता है कैलिपोलिस का अकॉर्डिंग टू प्लेटो वाज टू टर्न द करप्टेड एथेंस इनटू एन आइडियल सिटी। जो कैलिपोलिस का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो था एथेंस जो कि इतना ज्यादा करप्टेड था, उसको एक आइडियल सिटी बनाना। और प्लेटो के लिए जो आइडियल स्टेट था उसके कुछ एक फीचर्स थे। उन्होंने कहा कि उनका जो बेसिकली आइडियल स्टेट था उसके कुछ एक फीचर्स थे, जिसमें कि उन्होंने जस्टिस को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि जहां पे जस्टिस सर्व किया जाता है, जहां पे सोसाइटी न्यायपूर्ण है, वो एक आइडियल स्टेट है। उन्होंने कहा जहां पे एजुकेशन गवर्नमेंट ओन करती है, जहां पे एजुकेशन प्राइवेट ओन्ड नहीं है, प्राइवेट्स के हाथ में नहीं है, तो वो एक आइडियल स्टेट है। उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल की जाती है वो एक आइडियल स्टेट है। और उन्होंने कहा कि जहां पे इक्वल राइट्स मिलते हैं मैन एंड वीमेन को, वो एक आइडियल स्टेट है। उन्होंने कहा कि जहां पे हर एक व्यक्ति अपने मेटल एंड सोल के बेसिस पे काम करता है, वो एक आइडियल स्टेट है। और उन्होंने कहा कि उनके आइडियल स्टेट में लॉस की और पनिशमेंट की जगह नहीं है, क्योंकि उस समय का जो व्यक्ति है वो हार्मनी और पीसफुली रहना जानता है, तो उनको बिल्कुल भी किसी तरीके की कानून और किसी तरीके की पनिशमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने आइडियल स्टेट में किसी कानून या फिर किसी पनिशमेंट की अवधारणा नहीं देते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग क्या है प्लेटो का। प्लेटो ने किसको कहा है कि कौन फिलोसोफर किंग है? तो वो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग एक ऐसा मैन ऑफ रीजन है विथ प्रूवन एबिलिटी, जो कि गोन थ्रू किया है 50 साल की एजुकेशन के बाद। मतलब कि जिसने कि 50 साल की एजुकेशन पूरी की है, जो कि प्लेटो ने आइडिया दिया था अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में। तो जो भी व्यक्ति 50 इयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करता है, वही जो है फिलोसोफर किंग बनता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा वो व्यक्ति फिलोसोफर किंग है हु डू नॉट हैव फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। साथ ही साथ उन्होंने फिलोसोफर किंग की पावर को भी डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि फिलोसोफर किंग हैव एब्सोल्यूट पावर, ही विल बी बेनेवोलेंट डेस्पोट। बेनेवोलेंट डेस्पोट की बात करते हैं प्लेटो
जो अपनी फिलोसफर किंग के लिए वो कहते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन ऑन फिलोसफर किंग। एंड उन्होंने कहा है क्योंकि it is not advisable to limit the expert practitioner of medicine with the book of medicine. Similarly, it is not advisable to limit the reason of philosopher king either by law or by public opinion. प्लेटो का जो मानना था वो कहना था कि जिस तरीके से फिलोसफर किंग बना है 50 साल की एजुकेशन के बाद में, तो उसके पास ट्रू नॉलेज है, अल्टीमेट नॉलेज है, हर तरीके का ज्ञान है, तो उसको किसी और व्यक्ति की राय, पब्लिक ओपिनियन या फिर लॉ की आवश्यकता नहीं है। हैंस फिलोसफर किंग इज बेटर देन रूल ऑफ लॉ। तो प्लेटो ने सब पहले तो जो ये कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है उससे बेटर है फिलोसफर किंग का रूल, क्योंकि उनका मानना था कि जो लॉ होता है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज विजडम को, एवरेज नॉलेज को, और जबकि जो फिलोसफर किंग होता है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट नॉलेज को। वो कहते हैं कि लॉ एक रिजिड होता है और साइलेंट होता है नंबर ऑफ ओकेजन्स पे, वहीं पे फिलोसफर किंग जो होता है उसके पास में अल्टीमेट नॉलेज होती है। तो इन्हीं कारणों से प्लेटो ने फिलोसफर किंग के रूल को बेटर बताया है रूल ऑफ लॉ से। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म जो है अरिस्टोटल करते हैं और वो कहते हैं कि अनरिस्ट्रेन्ड फिलोसफर किंग जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने क्रिटिक किया है आइडिया ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड फिलोसफर किंग का एंड आर्ग्यू किया है कि रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ फिलोसफर किंग, क्योंकि उनका अरिस्टोटल का जो मानना था वो ये था कि रूल ऑफ लॉ रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम। वो कहते थे लॉ रिप्रेजेंट विजडम ऑफ एजेस दैट इज ट्रेन्ड एंड टेस्टेड। वो कहते थे जो रूल ऑफ लॉ है बहुत लंबे समय से बने हुए कानून है जो कि ट्रेन और टेस्टेड है, इसलिए रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन द रूल ऑफ फिलोसफर किंग। वो कहते हैं कि इन द रूल ऑफ पर्सन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पैशन इंपैक्टिंग रीजन। उन्होंने कहा कि जो किसी एक व्यक्ति का पैशन है वो कहीं ना कहीं उसके रीजन को इंपैक्ट कर सकता है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म करते हैं किसी एक व्यक्ति के रूल को। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द फिलोसोफर किंग इन रियलिटी, और इस बात को प्लेटो बाद में एक्सेप्ट भी करते हैं और अपनी एक बुक द लॉज के अंदर में फिर से रीएम्फसाइज करते हैं ऑन रूल ऑफ लॉ। इसलिए इसी रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि जो अरिस्टोटल का आइडियल स्टेट है वही प्लेटो का सेकंड बेस स्टेट है। मींस अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लेटोज सेकंड बेस स्टेट। इस कोटेशन का मतलब ही यही है कि जो अरिस्टोटल का आइडियल स्टेट था जहां पे कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, वो प्लेटो ने सेकंड बेस्ट स्टेट माना है। पहला जो स्टेट है जिसको वो आइडियल मानते हैं प्लेटो, वो है आइडियल स्टेट वेयर द फिलोसोफर किंग इज द सुप्रीम। जो प्लेटो ने फिलोसोफर किंग को अल्टीमेट पावर दी है, इसी के चलते सवाइन जो है प्लेटो के फिलोसोफर किंग को एक इनलाइटन टायरनी कहते हैं। वहीं पे कार्ल पॉपर जो है प्लेटो को पहला फासिस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि जिस हद तक पावर फिलोसोफर किंग को मिली है प्लेटो के द्वारा वो अनरेस्ट्रेन्ड है, और इसी अनरेस्ट्रेन्ड पावर की वजह से हना अरेंट कहते हैं कि प्लेटो एक फिलोसोफर हैं फासिस्ट के, प्लेटो एज अ फिलोसोफर ऑफ फासिस्ट। साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो आर्ग्यूड दैट एजुकेशन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेट। प्लेटो ने यह कहा है कि जो एजुकेशन है वही जो है इस राज्य का एक आइडियल स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल एंड एजुकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स विल बट इट इज कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है जो प्लेटो है वो मानते हैं कि किसी के पेरेंट्स के विल के ऊपर में, इच्छा के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है एजुकेशन, बल्कि ये कंपल्सरी ड्यूटी है एक स्टेट की कि वो अपने लोगों को एजुकेशन दे। एक कंपल्सरी ड्यूटी है राज्य की टू इम्पार्ट एजुकेशन। फीचर्स ऑफ एजुकेशन क्या है प्लेटो के? उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइवेट ओन्ड नहीं। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 50 साल तक, जब तक वो फिलोसोफर किंग नहीं बन जाता, तब तक का ये पूरा प्रोसेस है एजुकेशन पाने का। उन्होंने और क्या फीचर है? तीसरा उनका फीचर है कि कंपल्सरी टू ऑल, सबके लिए मैंडेटरी है, हर किसी को एजुकेशन लेनी है। उन्होंने और फोर्थ फीचर क्या है? उन्होंने कहा कि इक्वल टू बोथ मैन एंड वीमेन, दोनों मैन और वीमेन दोनों के लिए ये इक्वल है। और उनके जो एजुकेशन का एम है वो क्या है? वो है टू सर्व जस्टिस। तो ये कुछ एक फीचर्स थे इनके एजुकेशन के। अब प्लेटो ने जो है एजुकेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है एथेंस की। उन्होंने कहा पहली है प्राइमरी एजुकेशन जो 0 से 20 साल के बच्चों के लिए थी। सेकंड है हायर एजुकेशन जो 20 से 30 साल के बच्चों के लिए थी।
जो फाइनल एजुकेशन है वो 30 से 35 साल तक थी, और जो ट्रेनिंग एजुकेशन है वो 35 से 50 साल के व्यक्तियों के लिए थी। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है जो 0 से 20 साल है, उसमें 18 से 20 साल के जो बच्चे होते थे, जो नागरिक होते थे, उनको मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, राइट। और जो 0 से 18 साल के जो बच्चे रहते थे, उनको कैरेक्टर बिल्डिंग, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर बॉडी एंड माइंड के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। जब व्यक्ति जो है 20 साल का हो जाता था तो उसको एक एलिमिनेशन टेस्ट देना होता था 20 साल पे। जो भी व्यक्ति जो उस टेस्ट को पास कर लेता था वो हायर एजुकेशन के पढ़ने के लिए जाता था, और जो लोग फेल हो जाते थे वो प्रोड्यूसर क्लास बन जाते थे। हायर एजुकेशन में जो व्यक्ति जाता था वहाँ पे उसको सब्जेक्ट लाइक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, मैथ्स पढ़ने के लिए मिलते थे। साथ ही यहाँ पे 30 साल पे एक एलिमिनेशन टेस्ट यहाँ पे भी होता था, और जो व्यक्ति इसको पास करता था वो और आगे पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और जो फेल हो जाता वो सोल्जर क्लास को फॉर्म करता था। फाइनल एजुकेशन मिलती थी 30 से 35 साल के बीच में, और यहाँ पे जस्टिस, लॉजिक, फिलोसफी एंड एजुकेशन ऑफ डायलेक्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और जो व्यक्ति यहाँ से भी पास करके आगे बढ़ता था उसको मिलता था ट्रेनिंग एजुकेशन, जहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट मिलता था, जो कि 35 से 50 साल के व्यक्ति को मिलता था, जिसमें कि प्रैक्टिक नॉलेज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि वो फिलोसफर किंग बन सके। और इस तरीके से बनता है फिलोसफर किंग इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए। तो जो प्लेटो का आइडिया ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए, उनके आइडिया ऑफ उसके लिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके उसके विचार क्या है। तो बेसिकली जो कम्युनिज्म का मतलब होता है वो होता है एंड ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वाइफ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, because these two things will be a common ownership for only two classes, for guardian class and for auxiliary class. गार्जियन क्लास मतलब जो फिलोसफर किंग थे, और जो ऑक्सिलरी क्लास जो कि सोल्जर्स फॉर्म करते थे। उनका मानना था कि इन दो क्लासों के लिए प्रॉपर्टी और वाइफ रखना निषेध है। देयर विल बी अ कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली। मतलब ये जो दो क्लास हैं जिनको वो गार्जियन क्लास और ऑक्सिलरी क्लास कहते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते और ये फैमिली नहीं रख सकते, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है करप्शन का बेस बनती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जो अपनी जो ऑफिस है, जो अपनी पावर है, उसका गलत इस्तेमाल किया कर सकता है, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और करप्शन कर सकता है। और प्लेटो इसी करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए कहते हैं कि देयर शुड बी अ कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर दीज टू क्लासेस। बट वो कहते हैं कि देयर विल बी नो कम्युनिज्म फॉर थर्ड क्लास। जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके लिए कम्युनिज्म नहीं है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, वो शादी कर सकता है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि दे आर नॉट इन द गवर्निंग स्ट्रक्चर, सो दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू यूज पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड। इसलिए वो कभी भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक ऑफिस हैं, वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से, इसी कारण से जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि मैरिज शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। वो कहते हैं कि मैरिज जो है, शादी जो है, वो स्टेट, एक राज्य के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए। उनके लिए जो पर्पस होता है शादी का वो एक जस्ट अ प्रोक्रिएशन के लिए होता है। एंड वंस चाइल्ड इज बोर्न इट्स कस्टडी विल बी टेकन बाय द स्टेट। जैसे ही बच्चा जो है पैदा होता है तो उसकी जो कस्टडी है वो राज्य के हाथ में चली जाती है, और जो इनका आइडिया ऑफ कम्युनिज्म है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। प्लेटो बिलीव इन द आइडिया ऑफ यूजेनिक्स। इसका मतलब कि बेस्ट मैन मेड टू मेड विथ बेस्ट ऑफ वुमेन। मतलब एक बेस्ट व्यक्ति ही मेट कर सकता है विथ बेस्ट ऑफ वुमेन के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक डिजायर्ड सिटीजन्स, एक मजबूत एक व्यक्तित्व जो है कहीं ना कहीं जन्म लेगा, बहुत ही अच्छे सिटीजन्स जन्म लेंगे, और उनका जो आइडियल स्टेट का जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। दोस्तों एक आइडिया है प्लेटो का, आइडिया ऑफ नॉक्टर्नल काउंसिल, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। दैट इज अ नॉक्टर्नल काउंसिल। तो व्हाट इज नॉक्टर्नल काउंसिल? तो इट वाज अ सीक्रेट ग्रुप इन प्लेटोज आइडियल स्टेट। इट हैड द वाइजेस्ट एंड स्मार्टेस्ट पीपल लाइक फिलोसोफर्स एंड टॉप रूलर्स। इसके अंदर इसके जो हिस्सा थे इस ग्रुप के, वो फिलोसोफर और टॉप रूलर्स थे। ये जो ग्रुप है वो जनरली रात में काम करता था, इसलिए इसको नॉक्टर्नल, जिसका मतलब ही होता है रात, नॉक्टर्नल काउंसिल कहते हैं। इनका जो जॉब थी, इनका जो काम था, वॉज टू स्टडी डीप नॉलेज लाइक मैथ, स्टार्स, गॉड एंड मोरल वैल्यूज ऑफ द स्टेट। इनका जो कार्य था वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना था। दे हेल्प टीच एंड गाइड द यंग रूलर्स। इनका और काम क्या था? इनका एक और काम था कि ये जो यंग रूलर्स थे, जो यंग फिलोसोफर्स थे, उनको ट्रेन करना, टीच करना और गाइड करना।
साथ ही साथ उनका काम था जो लीडर्स हैं उनको किस तरीके से वाइजली रूल करना चाहिए, उनको एडवाइस देना इनका काम था। ये कोई एक पब्लिक ग्रुप नहीं था, बल्कि ओनली अ फ्यू चूजन पीपल थे वर पार्ट ऑफ इट। ओनली फ्यू चूजन पीपल विल बी अ पार्ट ऑफ इट। इनका जो मेन एम जो था वो था टू प्रोटेक्ट जस्टिस, लॉ एंड ट्रुथ इन द स्टेट। राज्य के अंदर न्याय, कानून और सच्चाई को बनाए रखना ही इनका मेन पर्पस था, जो प्लेटोस की आइडिया ऑफ नॉक्टर्नल काउंसिल है। तो साथियों, ये था प्लेटो के बारे में सारी जानकारी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको इस पीपीटी का नोट्स चाहिए, इस पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन करिए, मैं आपको वो नोट्स दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे साथी के साथ में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ भी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।